नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। राष्ट्रहित की बात हो तो उसमें महिलाओं की सुरक्षा पर बात करना काफी अहम हो जाता है और इसलिए आज राष्ट्रहित में बात होगी राजधानी नॉट सेफ, रेप ही रेप। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर देवियों को पूजा जाता है, लेकिन यहां महिलाओं और बेटियों को हर दिन तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बलात्कार जैसी घटनाएं भी अब लगातार देखने को मिल रही हैं और अपहरण किया जा रहा है और ऐसी घटनाओं पर हमारा सिस्टम अंकुश लगाने में निकम्मा और नाकारा हो चुका है, जिसकी बानगी हमें आए दिन देखने को मिलती है। राजधानी लखनऊ के थाना गोमती नगर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें एक पीड़ित महिला ने गोमती नगर में बने एक मंदिर के आश्रम के महंत पर रेप का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक महंत ने पहले उसे नशीला पदार्थ खिलाया, फिर अपने सेवक के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर धमकी दी कि अगर तुमने किसी से शिकायत की तो जान से मार देंगे। आपको बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर में बने जानकी मंदिर आश्रम के महंत मनमोहन दास के ऊपर एक महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए। महिला यूपी के प्रयागराज की रहने वाली है। पीड़ित महिला का कहना है कि वो कुछ दिन पहले ही आश्रम में रहने आई थी। उसकी मुलाकात आश्रम में रहने वाली एक महिला से हुई थी जो उसको आश्रम में लेकर आई थी। बीते दिनों 4 अक्टूबर को दूसरी महिला अपने घर बनारस वापस चली गई। उसी रात को आश्रम के महंत मनमोहन दास ने उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया। उसके बाद अपने सेवक के साथ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ित महिला का कहना है कि जब इस मामले की जानकारी उसे दूसरे महंत हनुमान दास को दी तो उन्होंने कहा कि अगर मंदिर में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा और तुमने अगर कहीं पर इस मामले की शिकायत की तो तुमको जान से मरवा देंगे। पीड़ित महिला के मुताबिक वो पिछले कई दिनों से गोमती नगर थाने के चक्कर लगा रही, मगर पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। जब ये मामला मीडिया में आया तब पुलिस ने आनन फानन में इस मामले में एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। पूरे मामले में डीसीपी पूर्वी का कहना है एक महिला है जिन्होंने एक बाबा और 2-3 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर इसमें कोई दोषी होगा तो वो जेल जाएगा। एक और गैंगरेप जैसी घटना आपको बता दें कि सामने आई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़की ट्यूशन पढ़कर घर वापस जा रही थी। उसने ऑटो किया और ऑटो वाले ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर लड़की का गैंगरेप किया। आरोपियों ने लड़की पर हमला किया और उसे शहर के एक व्यस्त चौराहे पर फेंककर फरार हो गए। यह घटना गोमती नगर के विभूति खंड थाना क्षेत्र की है। गैंगरेप के आरोपियों ने लड़की के सिर पर वार किया और हुसेडिया चौराहे पर उसे फेंक दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी रही। डीसीपी इस लखनऊ के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई गई है और पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके ऑटो में बैठने के कुछ देर बाद ऑटो ड्राइवर ने अलग रूट ले लिया और एक सुनसान जगह पर रुका। पीड़िता के मुताबिक ऑटो ड्राइवर और ऑटो में पहले से बैठे आदमी ने उसका मोबाइल छीना, फिर उसका गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी उसे एक चौराहे पर छोड़ गए। धमकी दी गई कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। घर लौटने के बाद पीड़िता ने अपने माता पिता को ये पूरी आपबीती बताई। आत्मरक्षा बहुत जरूरी हो गई है। लगातार राष्ट्रहित में हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, इन पर बातचीत भी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों के लिए अब जिस तरीके से आजकल जो लड़कियां हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, एक्टिविटीज करती हैं, घर से निकलती हैं, काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं, आज ये समाज उनके लिए सेफ नजर नहीं आ रहा। बड़ी वजह यह है कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो आए दिन देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं इसका असर लड़कियों के जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि ऐसी खबरें जब माँ बाप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें धक्का लगता है कि आज भी हम जहां रह रहे हैं, जिस जगह में हम रह रहे हैं, वहां आसपास ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में लड़कियों का सशक्त होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि ये घटनाएं कैसे रुकेंगी, इन पर बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जो पीड़ित होते हैं वो लगातार चक्कर लगाते हैं, एफआईआर लिखवाई जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आरोपी मजे से घूमते रहते हैं। ऐसी कई खबरें सामने आई जहां पर पीड़ित पक्ष ने जाकर थाने में तहरीर दी हो, एफआईआर लिखवाई हो और उस पर कार्रवाई ना हुई हो। ये भी आम बात हो चुकी है आज, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको घटना बताई कि परिजनों ने इस बात की कंप्लेन की, लेकिन पुलिस चक्कर लगवाती रही, थाने के चक्कर काटती रही। तमाम अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है। उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है, महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ लोग इन सारी बातों का जिक्र इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उन्हें बदनामी का डर रहता है। हम आज इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये ग्राफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, साथ ही साथ
महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए किस तरीके से सशक्त बनना पड़ेगा, किस लिए अपने हक की आवाज, किस तरीके से अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़ेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। शबनम पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, तायरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अंजू प्रजापति जी यूपी महिला आयोग सदस्य हैं, और अपूर्व जायसवाल जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सृष्टि श्रीवास्तव मनोचिकित्सक हैं। जयपुरिया स्कूल के पास राम जानकी मंदिर है, वहाँ पर ये लोग वहाँ उन लोग गलत काम हमेशा करते थे। एक दिन हमने रोका तो उन लोगों ने मेरे साथ ही गलत काम किया। नवमी के दिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ खिला दिया, हम सो गए थे, मुझे होश ही नहीं आया। जब हम सुबह उठ के 3 बजे 3:30 4 बजे जब जागे तो हम बिल्कुल अस्त व्यस्त थे, कैसे थे, और हम खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, और मेरे बहुत सारी चोटें लगी थी। फिर उन लोगों ने जब हम चिल्लाने लगे, गुरुजी मेरे साथ ये क्या करवाया ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने क्या बिगाड़ा था हमने आपको, तो जो बूढ़े वाले गुरुजी सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ आ गए और चिल्लाने लगे। तो हमने कहा गुरुजी एक तो गलत करवाया आप, दूसरी हमको चिल्ला रहे, डांट रहे, ये कोई आपने मेरा शोषण करवाया। बड़े मौनी, छोटे मौनी, दुर्वासा और मोहनदास और ये सब बहुत लोग थे। आपके साथ लगभग कितने लोगों ने शोषण किया? हम जान नहीं पाए, हमको तो होश भी नहीं था, लेकिन जो दशा मेरी थी लगता था 4-6 लोगों ने ऐसा किया। कल 16 तारीख को विभूतिखंड थाने में एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। इसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम आकाश तिवारी उम्र 21 वर्ष है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको दाखिल किया जा रहा है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बाकी जो दूसरा अभियुक्त है उसके लिए भी टीमें लगी हुई है, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, जुड़ चुकी हैं, अंजू प्रजापति जी यूपी महिला आयोग की सदस्य हैं, जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ सृष्टि श्रीवास्तव जी जो कि मनोचिकित्सक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तायरा हसन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले बात मैं यहाँ पर अंजू प्रजापति जी आपसे जानना चाहूंगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल किए जाते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं और कहा जा रहा है कि महिलाएं अब खुले में घूम सकती हैं, रात के 12 बजे भी घर से बाहर निकलेंगी तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी राजधानी लखनऊ का ये हाल है, उत्तर प्रदेश में फिर और जगहों की हम क्या बात करेंगे? एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं और हैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसी ऐसी घटनाएं निकल के आ रही हैं सामने तो सुरक्षा के घेरे में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। और इसमें प्रशासन अगर पूरा सहयोग करे, क्योंकि आए दिन ये देखने में आ रहा है, आयोग के नाते भी हम इन बातों का सामना करते हैं कि अगर कंप्लेन होती है उसमें प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती है तो शायद इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होने लगे तो मनोबल ऐसे लोगों का टूटेगा और ये लोग कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि कार्रवाई देर से होती है। अंजू जी देखिए, सवाल ये तो है ही, साथ ही साथ ये भी है कि हम ऐसी खबरें जरूर देखते हैं, सुन रहे हैं अपने आसपास कि पीड़ित पक्ष थाने के चक्कर काट रहा है, महिलाएं चक्कर काट रही हैं, पीड़िता दर दर भटक रही है कि उनकी कोई बात सुन ले, और ये तस्वीर देखने को मिलती है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। तो प्रशासन को हो क्या गया है? एग्जैक्टली मैंने भी वही आपसे यही कहा कि प्रशासन की लापरवाही कहीं सामने आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये प्रश्न चिन्ह है। और आयोग के नाते तुरंत संज्ञान भी लिया जाता है और रिपोर्ट भी मांगी जाती है कि ऐसी केसेस में तुरंत FIR दर्ज हो, तुरंत त्वरित कार्रवाई हो। कई केसेस में होता भी है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में पीड़िता का ये कहना है कि हम थाने जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है अंजू जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, कमलजीत है अमृतसर से। कमलजीत जी अपनी राय रख सकते हैं आप। कमलजीत जी। जी 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 मैडम नमस्कार जी। नमस्कार जी मैडम, जो रेप केसेस के बारे में आप न्यूज डिस्प्ले कर रहे हैं जी, इसमें नारी शक्ति जो बिल्कुल सेफ जो नहीं है इंडिया में, ऐसे काफी रेप केस हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रही। ये गवर्नमेंट का काम बनता है, नेशनल लेवल में ये काम बनता है कि इसमें सख्ती से कोई भी इनको बचाना चाहिए, नारी शक्ति को।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यदि इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वापस आऊंगी मैं अंजू जी आपके पास। शिल्पी चौधरी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिल्पी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, क्या कहूं, मैं तो निशब्द हूं। अभी मैं कुछ कहूंगी तो कहा जाएगा कि अरे देखिए ये तो विपक्ष हैं, ये तो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमारी समीक्षा करते हैं। 5.5 साल हो गए, मैंने तो बद से बदतर हालात ही देखे हैं उत्तर प्रदेश में। कुछ भी कहिएगा तो ये कहेंगे कि अरे इनकी सरकार में भी ऐसा होता था, उनकी सरकार में भी वैसा होता था। सरकारें अगर बदली हैं, स्थितियां तो नहीं बदली, सरकारें बदली ही गई थी स्थितियां बदलने के लिए, लेकिन स्थितियां कहाँ बदली हैं? कमोबेश और दुरूह हो गई हैं स्थितियां। लड़कियां मार मार के रोज फेंकी जा रही हैं, पेड़ों पे लटकाई जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हुआ। और गैंग रेप होने के साथ साथ सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि पुलिस ने कहा कि तुम बाद में आ जाना। आप पुलिस का आचरण देखिए कि एक समय था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में डायल 1090 और डायल 100 दोनों इतनी त्वरित कार्रवाई करते थे, मुझे नहीं लगता कि उस समय कोई इस तरीके की शिकायत आई कि पुलिस ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ। मैं अभी आपको बताऊं, 2019 में फैजाबाद में एक घटना हुई थी और वहां पर रेप पीड़िता, मैं इत्तेफाकन फैजाबाद गई हुई थी और वहां मेरे पास कंप्लेंट आई कि रेप पीड़िता जो एक नाबालिग बच्ची है, उसके रिपोर्ट FIR नहीं लिखी जा रही है। सुबह से थानेदार थाने में बैठाए हैं और थानेदार का ये कहना था कि आज मैं तुमसे मजा ले लूं, कल तुम्हारी FIR लिखूंगा। ये योगी पार्ट 1 की घटना मैं बता रही हूँ। और उसके बाद जनता वहां की इतनी आंदोलित हो गई थी, उन्होंने थाने का घेराव कर दिया, उस थानेदार को मारने पर आ गई। तब जाकर CO के मेरे दबाव देने पर CO ने FIR दर्ज कराई। तो ये, लेकिन वो भी कभी वो थानेदार सस्पेंड नहीं हुआ। ये भी देखिए, वो थानेदार उसी कैंट थाने में बना रहा बराबर, उस पर कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं हुई। तो अभी जो अंजू प्रजापति जी कह रही थी कि कार्रवाई का डर नहीं है, तो कार्रवाई का डर केवल अपराधियों में नहीं, आपके प्रशासन पे भी कार्रवाई का डर बिल्कुल नहीं है। पुलिस तो बिल्कुल एकदम बेधड़क हो चुकी है, कुछ भी कर रही है। पीड़िता उसके पास घायल अवस्था में गई है, जैसे इनपुट मेरे पास है, और उसने कहा कि मैं डायल 112 के पास गई हूँ, उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम अपने घर जाओ। तो ये आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है और रात में 12 बजे निकल सकती हैं उत्तर प्रदेश में? आपको लग रहा है गोमती नगर इलाका, जहां पर न जाने कितने विधायक, कितने मंत्रियों का निवास है, न जाने कितने MLC वहां रहते हैं, और मुख्यमंत्री जी वहां से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। वहां की अगर ये स्थिति है जहां के गैंगरेप हो रहे हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा चिंताजनक हालात हैं। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ठीक है शिल्पी जी। शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और क्या कुछ कहना चाहती है, क्योंकि मैं शबनम जी आपका रुख करूं उससे पहले हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। दिलशाद जी है कानपुर से। दिलशाद जी, अपनी राय रख सकते हैं आप? जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि एक लड़की को मारा गया था, रसूलाबाद कानपुर देहात की लड़की, जिसको बताया गया था कि कोरोना से खत्म हुई, लेकिन जब मेडिकल में उसकी फांसी की पुष्टि हुई और पूरे शरीर पे चोट के निशान थे, हड्डियां टूटी हुई थी। तो जब प्रदर्शन किया रसूलाबाद थाने SDM दफ्तर में जाके महिलाओं ने बैठ के, तब तो FIR हुई थी। उसके बाद 498A 304B 34 में FIR हुई थी और ये FIR हुई थी 4/6/2021 को। लेकिन उस मौत में, और 4 महीने बेटी के शादी के हुए थे और बेटी प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद आज तक मुलजिम आजाद घूम रहे हैं। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुकदमा संख्या था 0321 और 1 साल बीतने के बाद उसी परिवार में, ये मामला रसूलाबाद थाने का था, ये 321 नंबर मुकदमा जो लिखा गया है, उसी परिवार के बेटी के आजाद घूम रहे हैं। और उसके बाद अभी दूसरी बहू को जान से मारने का प्रयास किया 1 महीने पहले परिवार में। उसने जाके मंगलपुर थाने में अपनी तहरीर दी, लेकिन आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। वो लड़की वहां से डर की वजह से गांव से अपने पति के साथ दिल्ली चली गई, क्योंकि उसका साफ कहना है, उन लोगों गाँव आओगे तो हम काट डालेंगे। ये परिस्थिति है, आप समझ लो। मैं ये 2 थानों की एक परिवार की कहानी बता रहा हूँ। एक
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलशाद जी। अगर आपकी कोई मदद हो सकती है तो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। प्रेम हमारे साथ चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम, अपनी राय रख सकते हैं? नमस्कार जी नमस्कार। एक कहावत है कि ताड़ का पेड़ बहुत होती है, लेकिन आम का पेड़ के नीचे छांव होती है और जब उससे फल लगते हैं तो झुक जाता है। आज हमारे मोदी और योगी की जोड़ी, मोदी साहब ने बोल के यहाँ पे कि हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे यूपी के लड़कियों को और बच्चों को और सारा काम करेंगे। आज देखिए प्रोटेक्शन कहाँ घूम रहा है। आज दिन भर खाली आप मीडिया वाले खाली मोदी जी का एक ही भाषण सुनाते हैं, मोदी योगी ने ये कर दिया, यूपी में क्या कर दिया, एक भी बच्ची बच्चे के लायक है। आप सोचिए, योगी जी 200 आदमियों को लेकर साथ में क्यों घूमते हैं? उनका खुद ही अपना संरक्षण नहीं कर पाते हैं, वो क्या हमारी बहन बेटियों को वहाँ बचाएंगे? स्कूलों की दशा देखिए, हॉस्पिटलों की दशा देखिए, खाली उनको घूमने से और मोदी जी को शिलान्यास और उद्घाटन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज दुर्दशा है यूपी की, और यूपी को बदनाम कर दिया गया। बुलडोजर बुलडोजर उनको कह के जो वहाँ पे राखियां बंटवा दी गई और वहाँ पे फूल बरसा दिए गए चोरियों के नाम पर। ये राम और भक्त के नाम पर ये सब नहीं होना है। ये रियल में आप जाइए, इसके बीच में जाइए, पूरा यूपी से बिहार तो कहीं भी नहीं है लड़कियों की अवस्था। दिन भर उनको बोला जाता है, फोटो में दिखाई जाती है कि मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं रात नहीं बन जाऊंगी। जब उनके माँ बाप बोलते थे बेटी कहाँ जा रही हो, तो बोलते नहीं, योगी और मोदी ने कहा है कि हम रात में 12 बजे तक घूम सकते हैं, हम जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यदि इस मुद्दे से जुड़ा आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर शबनम जी का रुख करना चाहूंगी। शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और सवाल आपसे भी इसलिए क्योंकि आप सत्ता में हैं और पिछले 5.5 साल हो चुके हैं आपको। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया, महिला हेल्पलाइन डेस्क हो गई और न जाने क्या क्या किया जा रहा है। उसके बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कहां कमी रह रही है भाई? प्रशासन अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन के पास अगर पीड़िता जाती है, पीड़ित पक्ष जाता है तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती? देखिए, सबसे पहली बात जो लखनऊ में घटना घटी है निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिस पुलिस प्रशासन को लगातार हिदायत दी जाती है कि एफआईआर के आंकड़े नहीं देखना है, एफआईआर कराना, और जिसकी वजह से, जो सरकार की इस हिदायत की वजह से आज उत्तर प्रदेश में रेप की संख्या कम हुई है, संगठित अपराध कम हुए, तमाम ऐसे अपराध कम हुए और अपराधी पर लगातार शिकंजा कसा गया इन 5.5 सालों में। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी पुलिस अधिकारी ने रेप के एफआईआर लिखाने में समय लगाया तो उन्हें सस्पेंड किया गया है और कुछ पुलिस अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया और उस त्वरित भाव से फिर उसके बाद उन अधिकारियों ने डीसीपी के लीडरशिप में एक आरोपी को भी पकड़ा और दूसरा आरोपी भी चिन्हित कर लिया गया है, तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें आरोपी बख्शे नहीं जाते हैं। हमने वो भी सरकारें देखी हैं कि मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने लड़की फेंक दी जाती है, रेप करके फेंक दी जाती है और कोई एफआईआर भी नहीं लिखाता है। कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंच साझा करते रहते हैं लगातार 5 साल पिछली सरकार के कार्यकाल में, जैसे गायत्री प्रजापति, पर उस पर एफआईआर नहीं लिखा जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और महिला लगातार मीडिया से लेके तमाम जगहों पे शिकायत करती रहती है। और जब हमारी सरकार आई तो आज प्रजापति भी सलाखों के पीछे है। निश्चित तौर पे ये अपराध नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध अगर होता है शबनम जी, तो अपराधियों को बख्शा मुझे आपकी जुबानी नहीं सुनना और ना ही मुझे ये जानना है कि कागजों पर क्या हुआ। मुझे ये जानना है कि धरातल पर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे कानपुर के रसूलाबाद की, वो घटना बता रहे थे कि एक परिवार ने अपनी पहली बहू को मारा और कोरोना का हवाला दे दिया। थाने का घेराव किया गया, उसके बावजूद वहां पर एफआईआर लिखी गई लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद वो अपनी दूसरी बहू को भी उसी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। उस बहू ने दूसरे थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई और उसका भी यही हाल है कि आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे मामलों के लिए क्या कहेंगे? अब जनता प्रशासन के पास ना जाकर मीडिया वालों के पास आए क्या? अब जो खबरें मीडिया में चलेंगी बस वही उन्हीं का संज्ञान लिया जाएगा।
देखिए, जो लखनऊ की घटना वो मीडिया में चलने से पहले डीसीपी ने संज्ञान में लिया। और शबनम जी, लखनऊ की 2 घटनाएं हैं, क्या आपको ज्ञात है? जी, 2 घटनाएं हैं, क्या आपको ज्ञात है कि 2 घटनाएं हैं? एक जो ऑटो में रेप हुआ और दूसरा जो महंत पर आरोप लगे। देखिए, मीडिया में आने के पहले ही डीसीपी ने अधिकारियों पे भी कार्रवाई की, एफआईआर भी लिखा, मेडिकल जांच भी कराई। निश्चित तौर पे जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सस्पेंड भी किया गया और विभागीय जांच होने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। आपने देखा कि हमारे कार्यकाल में लगातार आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई अधिकारी हो जो नकारापन करते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और महिलाओं के मामले में लापरवाही करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार ने हर एक पहलू। ठीक है शबनम, वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी भी लगातार मौजूद है। ताहिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना चाह रही हैं आप, और शबनम जी की बातों से भी क्या इत्तेफाक रख रही हैं कि क्या वाकई कागजों पर काम हो रहा है या धरातल पर नजर आ रहा है? नहीं, पहली बात तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आज 24 साल से महिला मुद्दों पे काम करती हूँ, बड़ा दुख हो रहा है। बराबर चैनल्स पे बैठना पड़ रहा है, वहां पे इस तरह के हमेशा महिलाओं के साथ जिस तरह का बलात्कार कर दिया, कोई डर नहीं है, और जिस तरह के स्टेटमेंट्स भी आते हैं वो भी बहुत शर्मनाक होते हैं, क्योंकि बलात्कार के लिए भी बहुत बार महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। बहुत बार कॉम्प्रोमाइज की बात भी कही जाती है कि भाई उसने बलात्कार हुआ, अब बलात्कार, पहले तो खाप पंचायतें करती थी, अब तो वैसे भी होने लग रहा है। तो ये सब बड़ा तकलीफ दे बात है, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो महिला मुद्दों पे काम करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। शबनम जी कह रही है, देखिए शबनम जी जिस तरह की बात कह रही हैं, उस तरह की बात जब होगी कि भाई शबनम जी कुछ कहेंगी फिर कुछ शिल्पी भी कहेगी, तो दोनों अपनी पार्टी की बात रखेंगी, तो इस तरह से जो मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खो दिया जाए जी। कि हमारी सरकार जो है वो भैया तुरंत इस पे एक्शन लेगी और हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। अरे आप टॉलरेट नहीं करेंगे, आप कह रहे कुछ, एक हमारे साथी ने कहा कि भाई प्रशासन में लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्रशासन की गलती है, तो प्रशासन को कौन संभालेगा? महिला एक्टिविस्ट संभालेंगे कि कोई और आके संभालेगा कि सरकार संभालेगी? जो सत्ता में है वही तो संभालेगा, कि हम अब एक्टिविस्ट लोग जाके संभालेंगे, कोई और संभालेगा? तो ये कह देने से काम नहीं चलेगा। किसी की सरकार में हो, वो 4 गिनाए, ये 5 गिनाए, वो 6 गिनाए, तो इससे तो काम नहीं बनेगा। ये दुखद है कि बिटिया पढ़ने जाती है, ट्यूशन करने जा रही है, लौट रही है, डर नहीं है कानून का, बलात्कार हो रहा है उसके साथ। बताइए, किसी बिटिया का, हम सब की बिटिया है और देश की बिटिया है वो। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश जो राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है, उस प्रदेश की बिटिया है, इस मिट्टी की बिटिया है। अगर वो पढ़ने जा रही है, उसके पास गाड़ी और वो सब नहीं है, घोड़ा गाड़ी और गनर, तो वो बेचारी ऑटो में जा रही है, पैदल जा सकती है, साइकिल से भी जा सकती है, इस देश की नागरिक है। सुरक्षा देना काम है सरकारों का और प्रशासन का। क्या हुआ था निर्भया के बाद जब जस्टिस वर्मा कमेटी बन के कानून बना था कि थाना इंचार्ज नहीं लिखेगा तो वो दंडित किया जाएगा, और जस्टिस वर्मा कमेटी ने बहुत साफ लफ्जों में जो जिस था कि इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट विल स्टैंड विद विक्टिम, दोनों खड़े होंगे बिटिया के साथ, महिला के साथ। तो अब इससे बढ़ के जब कानून भी हमारे हाथ में है तो हमारे कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। 3000 करोड़ निर्भया फंड था, अगर 1 स्टॉप 1 सेंटर है, उसकी पूरी आप सही तरीके से जागरूकता फैलाई, वहीं जाके हमारी बच्ची अपना कंप्लेन दर्ज करेगी, वही मेडिकल होगा, वहीं से एफआईआर दर्ज होगी। तो क्या ये सिर्फ पेपर पे है 1 स्टॉप 1 सेंटर? अगर चल रहा है, काम कर रहा है, तो उसका पूरा पेपरों में, न्यूज़पेपर में सब दीजिए
ठीक है तारा जी, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ। ये टेलीफोन काम कर रहे हैं, अगर टेलीफोन तारा जी मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी, चर्चा आगे हम बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। 2022 में इस वक्त हम हैं और आज भी हमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा करनी पड़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी पड़ रही है, जो कि शर्मनाक है कि आज भी चीजें उतनी व्यवस्थित नहीं हो पाई है कि महिलाएं खुलेआम सड़कों पर घूम सकें। चर्चा इसी पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रहित में आगे हम बात करें उससे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव की एक्सरसाइज पहले से शुरू हुई थी, उसके बाद में कोविड आया और वो पूरी जो प्रोसेस है थोड़े समय के लिए डीरेल हुई। बाद में वापस उसने पिकअप किया और पिछले 6 महीने के अंदर उसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आया, सब मेंबर्स बने, पूरे देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसमें प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, ऐसे सब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। मेंबर की प्रोसेस आगे बनाने की प्रोसेस आगे चली। डेलीगेट चुने गए और डेलीगेट की उस प्रक्रिया जो है, भैया आप लोग बंद करो बातचीत करने का यार। हेलो, तो देश में हर एक ब्लॉक के अंदर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक एक प्रदेश डेलीगेट चुना जाता है, जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट देने का अधिकार होता है। वो डिस्ट्रिक्ट में भी वोट देते हैं, वो प्रदेश में भी देते हैं, और वो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के उसमें भी वोट देते हैं, और AICC के सेशन के अंदर भी वो लोग भाग लेते हैं। उसमें से वो प्रक्रिया पूरी चली और उस प्रक्रिया के तहत लगभग 9,000 से 9,900 के करीब डेलीगेट पूरे देश में से चुने गए और हर एक डेलीगेट को, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट चुनने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है उसके चुनाव के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव करने के लिए हमने पूरा प्रोग्राम वर्किंग कमेटी के सामने पेश किया। वर्किंग कमेटी ने उसको अप्रूव किया और उस हिसाब से ये पूरा
कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव का कार्यक्रम को उसको इम्प्लीमेंट किया गया। आज का दिन पूरे देश के अंदर चुनाव का दिन था। जो डेलीगेट चुने गए थे उन्होंने सबने वोट डाले थे। करीब 9,500 डेलीगेट्स ने अपने वोट डाले हैं। 9,900 में से 9,500 लोगों ने अपने वोट डाले। करीब 96% वोटिंग हुआ है। छोटे छोटे जो स्टेट है वहाँ पर जहाँ 25 वोट है, 22 वोट है या 30 वोट है, ऐसे छोटे छोटे जो संघ प्रदेश है उनमें 100% वोटिंग हुआ है। उसमें बड़े जो स्टेट है उसमें भी 95। ये सब प्रोविजनल डेटा दे रहा हूँ, आपको फुल डेटा कल मिलेंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज 90% से ऊपर पोलिंग सभी जगह पे हुआ गया है। हमारी सबसे संतोषजनक बात यह है कि सभी राज्यों में 36 जगह के ऊपर जो पोलिंग बूथ हुए स्टेट के अंदर, वहाँ से कोई भी एडवर्स इंसिडेंस का एक भी इंसिडेंस हमारे हुआ नहीं है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिकली बिल्कुल ओपन प्रोसेस के साथ में मीडिया के सामने सब चीज़ ओपन होते हुए और करते हुए पूरी इलेक्शन की प्रोसेस शांतिपूर्ण हिसाब से की जा रही है। जो कोई ऐसा बोलता है कहे कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है, वो कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से एक बार प्रूव करके दिया है। जो दूसरी पार्टी उससे सबक लेना चाहे तो ले सकती है। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि सभी राज्यों से चुनाव के जो आंकड़े हैं अभी आ रहे हैं और आएंगे, उसमें 3 बैलेट बॉक्स आ गए हैं हमारे पास में। एक तो दिल्ली के 2 बैलेट बॉक्स अभी आके जमा करके गए हैं दिल्ली स्टेट के। एक यहाँ का है। यहाँ पर जो AICC का जो बूथ था उसके अंदर 87 लोगों ने वोट मतदान किया है यहाँ पर, जितने वर्किंग कमेटी के मेंबर। और यहाँ पर मधुसूदन मिस्त्री को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव हुए, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी मीडिया से साझा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि सारे स्टेट्स में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान किया गया। 2 बैलेट बॉक्स जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ अन्य बैलेट बॉक्स भी आने बाकी हैं। बाकी की प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने कल करने के लिए कहा है। अब हम राष्ट्रहित में बात कर रहे थे। आज राजधानी लखनऊ के 2 मुद्दे, जिनमें लखनऊ के थाना गोमती नगर से जो वारदात सामने आई, जहां पर पीड़ित महिला ने गोमती नगर के बने एक मंदिर के आश्रम के महंत पर रेप का आरोप लगाया। और दूसरी खबर, एक बच्ची जो कि ट्यूशन से वापस आ रही थी, ऑटो में उसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया गया। और यहाँ पर प्रशासन की जो स्थिति रही उसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी आज हमें चर्चा क्यों करनी पड़ रही है। मनोचिकित्सक सृष्टि श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। तायरा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सृष्टि जी का रुख कर लेते हैं। सृष्टि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसी स्थिति, ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो क्या मनोदशा होती है और किस तरीके से लड़कियां इनसे गुजरती हैं, इसको जरा ब्रीफ करिए। ये बहुत ही संवेदनशील इशू है और नेचुरली बहुत ट्रॉमेटिक होता है लड़कियों के लिए इस सिचुएशन को फेस करना। जब सुनने वाला दहल जाता है, जिसके साथ ये प्रॉब्लम घटित होती है, जिसको ये सिचुएशन फेस करनी होती है, वो तो बहुत टफ होता ही है। लेकिन सबसे पहले बाकी पूछ लेना। हेलो जी सृष्टि जी, कंटिन्यू करें। हाँ, सबसे पहले हम ये पूरे अपने जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जितने शिक्षाविद हैं, सदस्य को, अपनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर दें। ये इतनी इम्पोर्टेंट है। बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घटना घटने के बाद आती है कि मीडिया ने क्या किया,
और पार्टी ने क्या किया, ये सारी बातें तो बात की हैं जब ये घटना घटित हो गई। सबसे पहली बात तो ये है कि हाउ टू प्रिवेंट, तो उसके लिए बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिसे हमारे समाज में भी उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। हम अपने महाविद्यालय में भी हम लोग समय समय पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं, और मुझे लगता है कि ये बच्चे अगर ट्रेंड हो जाएं, लड़कियां जो हमेशा नाजुक बेचारी हैं वो समय खत्म हो चुका है। अगर बाहर निकलना है तो सशक्त होने की जरूरत है। सशक्त के लिए सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट तभी आएगा जब हम फिजिकली अपने को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि वही कहा जाता है जिस तरीके से कि हम बारिश को नहीं रोक सकते, छतरी लगा के सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो परवर्टेड मानसिकता के लोग हमारे बीच हैं वो हैं तो है ही, उन्हें आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस घटना को अंजाम देते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म, अगर व्यक्ति नशे में है तो उसका मानसिक संतुलन, सेल्फ कंट्रोल एकदम खत्म हो जाता है और ऐसी घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं, या ड्रग्स लिए हुए है, या बहुत से लोग इस तरीके के होते ही हैं जिनका अपने आत्मनियंत्रण नहीं होता है। तो उन लोगों से बचाव के लिए पुलिस का भी भूमिका है, मीडिया की, पॉलिटिक्स की, ये तो अपनी अपनी भूमिकाओं में है ही। प्लस लेकिन बच्चियां अगर स्ट्रांग हो जाएं, जिस तरीके से हम उन्हें पढ़ने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, कि आत्मनिर्भर बनने के लिए संदेश दे रहे हैं, उसी तरीके से आत्मरक्षा के लिए भी हमें बच्चों को ट्रेन करने की जरूरत है कि अगर ऐसी वारदात हो, अकेलापन हो, वो घिर गई हो इस तरीके की, वो भांप लें, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी होती गर्ल्स में, वो भांप जाती हैं कि ये व्यक्ति सामने वाला की इंटेंशन बुरी है और कुछ भी हो सकता है, तो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। उस समय ना उसके घर वाले हैं, ना कोई इस तरीके की बॉडीगार्ड हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर बच्ची ट्रेंड है कि इस तरीके का लड़का अगर पीछे से पकड़ता, हम लोगों ने इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉलेज में कराया, इसलिए मैंने देखा है कि वो बच्चियां सिखाती हैं, ट्रेंड पीपल सिखाते हैं, अगर पीछे से कोई अटैक कर रहा है तो किस तरीके से उसकी कलाई मरोड़ो, या किस तरीके के जो प्रेशर पॉइंट्स है उन्हें प्रेस करो, जिससे कि वो छिटक के दूर हो जाए। सृष्टि जी देखिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ठीक है, लेकिन आज भी कई पेरेंट्स हैं जो इन पर बिलीव नहीं रखते हैं, बच्चियों को नहीं भेजते वो ट्रेनिंग के लिए। नहीं भेजते, ये बात तो है ही, नहीं भेजते हैं और चुप रहने की सलाह देते हैं। बिल्कुल ये आज के पेरेंट्स का अभी फिलहाल, अब थोड़े से पेरेंट्स जरूर अपग्रेडेड हो गए हैं और जो हो गए हैं उनके लिए सैल्यूट है, लेकिन जो नहीं हुए हैं उनको कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि आज के टाइम पे आज हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है, लेकिन हमें खुद ही अपनी सुरक्षा को, आत्मरक्षा करने के लिए ये तमाम चीजें होनी जाननी बहुत जरूरी है, चाहे वो ट्रेनिंग को लेकर हो, चाहे वो और तमाम चीजें जैसे कि कहते हैं पेपर स्प्रे कैरी करके लड़कियां चले, और तमाम बातें जो भी सुरक्षा को लेकर, मतलब 7th 8th से जहां लड़की प्यूबर्टी स्टार्ट होती उसी समय से इस तरीके के अवेयरनेस जनरेटिंग प्रोग्राम सोशल वर्कर्स के द्वारा, कॉलेजेस, स्कूल्स, हर जगह, तो घर में इस तरीके की माँ को अवेयरनेस देनी ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब सिर्फ आदर्श की बात नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि बाद जब घटना घटित होने के बाद कितना ही डिबेट करे, कितना ही वो करे, लेकिन जो पर्टिकुलर लड़की कल्प्रेट हो गई उसको संभालना, उसकी जो ट्रॉमा से उसको ओवरकम करना, ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस भी हुई हैं जो इंडिकेट करती हैं कि उन्हें नॉर्मल मेन स्ट्रीम से जोड़ना, और बाय द वे कोई शादी आदि हो भी जाती तो उसके बाद उनके जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी काफी अफेक्टेड होती है, क्योंकि वो ट्रॉमा उनका ट्रिगर होता रहता बार बार। तो ये सारी चीजें हम लड़कियां, अगर हम हमारी बात सुन रही हैं तो हम एक सचेत करना चाहेंगे कि इस तरीके की वो बातें ठीक हैं कि ज्यादातर ग्रुप में रहें या इस तरीके की सुनसान जगहों पे अकेले ना जाए, वो तो अलग प्रिकॉशंस हैं, वो तो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, वो तो वैसे रखना ही चाहिए, लेकिन साथ में लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित होने की बहुत ज्यादा जरूरत। ठीक है सुश्री जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र सिंह जी है, हिमाचल प्रदेश से। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका की न्यूज में, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैडम जी। जी नमस्कार।
मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी नागेंद्र जी, माफ कीजिएगा। मैडम, मैं आपके पैनल को नमस्कार करता हूँ और साथ में ये भी कहूंगा कि हम कौन सी सदी में आज प्रवेश कर चुके हैं। 65% युवा भारत 21वीं शताब्दी में यदि ऐसी हरकतें हो रही है तो विसल ब्लोअर कौन बनेगा? हर सड़क पर, हर मोहल्ले में विसल ब्लोअर, पुलिस को तो खड़ा किया नहीं जा सकता, ये बात ठीक है, लेकिन बेटियों को दब्बू क्यों बनने दिया जाता है? आज भी बेटियों को पराया धन समझा जाता है, जबकि वो इस देश का मूल धन है। आज खाकी का खौफ खत्म है, नेताओं से, प्रशासकों से, शासकों से ही खतरा, रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। और पॉर्न फिल्में और दूसरी जो नशाखोरी इस देश में है वो कब खत्म होगी, जो कि मुख्य कारण है। आज आपने समाज, सरकार ने शिक्षित हम लोगों को जरूर किया डिग्रियां देकर, लेकिन सुशिक्षित नहीं है आज समाज। और पाठ्यक्रमों में संस्कार और संस्कृति की शिक्षा कब दी जाएगी? और पैनल में बैठी मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है कि ये जो 33% रिजर्वेशन आपने पंचायतों में दिया, ये विधानसभा और लोकसभा में कब आप मांग करेंगे? ये आज भी समझौते करवाती है पुलिस। और ये वो देश है, यत्तर नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्तर देवता। आज भी वो मेरी बहनों की वही सदियों से तेरी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी है। मेरी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन आज भी गर्भ से लेकर के कब्र तक और कोख से लेकर के गोद तक नारी का अस्तित्व ही खतरे में है। क्या देश में सिर्फ एक दिन 8 मार्च को महिला दिवस मना करके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिन बना करके ही इस देश का सुरक्षा, बहनों की आधी आबादी की सुरक्षा हो जाएगी? औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने बाजार दिया, जब जी चाहा बलात्कार किया, जब जी चाहा दुष्कार दिया। ये कब तक चलेगा? इस चीज को रोका जाए और सरकार को और मेरी जो आधी आबादी है उसको सबसे पहले जागना होगा और सड़कों पे आना होगा। बिल्कुल, इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। नागेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आपके घर की बेटियां, आपके घर की जो बहुएं होंगी, वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती होंगी, क्योंकि उनके घर में आप हैं और आप उनको इस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। तायरा हसन जी कुछ कहना चाह रही थी। मैं कहना चाह रही हूँ, पहली बात तो मैं कह रही हूँ 33% आरक्षण को हम बहुत दिल से मांग रहे हैं। कब से ठंडे बस्ते में पड़ा है, बराबर लड़ रहे हैं। हर बार कहते हैं कि भाई हमें 33% तो दीजिए, तो कहाँ दे रहे हैं? कोई भी पार्टी नहीं दे रही है। फिर हमने कहा भाई टिकट ही डिस्ट्रीब्यूट करो 33% अपनी पार्टीज में, वही तो महिलाओं को जिता के लाओ। और ऐसा भी नहीं कि डमी की तरह खड़ा कर दो, जहाँ कोई जीतने वाला नहीं है वहाँ महिला खड़ी है, जीते चाहे हारे। और दूसरी बात, मैं सृष्टि जी की बहुत सी बातों से एग्री नहीं करती। उन्होंने कहा महिलाएं सशक्त होंगी, ये डाल देंगी, पेपर पाउडर डाल देंगी, मिर्च पाउडर डाल देंगी। सृष्टि जी, बच्चियां जब जा रही हैं, गोली भी मार दी जाती है आजकल। कई लड़के लफंगे टहला करते हैं, उन पे अटैक करते हैं, तो वो अगर सीख भी लेंगी जूडो कराटो तो बहुत मतलब इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। आप ये क्यों नहीं कह रही है कि भाई कन्विक्शन रेट बढ़ा दिया जाए, कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जाए, डर पैदा किया जाए। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो संविधान से चलते हैं। कोई हम जंगल में थोड़ी बैठे हैं यहाँ, क्या वहाँ पे हमको एकदम ही जंगली लोग हैं वो चारों तरफ की हम बिल्कुल चलें और ग्रुप में चले? ग्रुप में क्यों चले भाई? जैसे दिल चाहेगा वैसे चलेंगे, अकेले चलेंगे। दिल चाहेगा तो बिल्कुल अकेले चलेंगे, जहां दिल चाहेगा। अगर मर्द जा सकता है सुनसान जगहों पर, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी जाएंगे। ऐसा समाज, ऐसे उसमें जब दंडित किए जाएंगे, ऐसे दरिंदे, मैं कहूँ कि इंसान नहीं, जब दरिंदे ऐसे दंडित किए जाएंगे और उनको दूसरे देखेंगे कि दरिंदों का ये हश्र है, इनके साथ कोई नहीं खड़ा है, समाज भी उनके साथ, समाज में जागरूकता ये पैदा की जाए कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, तब जाकर ये चेंज जाएगा बेटियों के लिए। तो ये चीजें हैं, एम्फेसिस इन पे होना चाहिए। ठीक है, तायरा जी मनोचिकित्सक, सृष्टि जी मनोचिकित्सक हैं और उन्होंने उस अकॉर्डिंगली इस बात को कहा। बाकी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रशासन को थोड़ा काम करने के लिए कहें। खैर, शिल्पी जी अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद शबनम जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, मैं तारा आपका से बिल्कुल सहमति रखती हूँ। भाई समाज
महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग नहीं बनाया जा सकता। हम राजनीतिक महिलाओं की मजबूरी है। शबनम जी भी कई बार अकेले जाती होंगी, मैं अकेले जाती हूँ, मुझे रात बेरात बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि कहीं हुआ कुछ और हमें जाना है और हमें लौटते लौटते देर हो जाती है। तो यहाँ जो आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी किसकी है? और समाज की अगर जिम्मेदारी किसी की है तो कुल मिलाकर केवल महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए कि आप अकेले ना आए, आप सीखें। अरे भाई लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कों में इस तरीके का क्यों हास हो रहा है, इस तरह का पतन क्यों आ रहा है? पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। मैं बार बार और आज से नहीं कह रही हूँ, 2012 से मैं लगातार कह रही हूँ, जब से निर्भया केस हुआ कि पोर्नोग्राफी को बैन करिए। अब स्थिति ये हो गई है कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो कहना नहीं चाहिए मगर संभ्रांत परिवारों की महिलाओं ने बहुत कुछ डाला। हालांकि तारा आपा कह सकती है कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट बिल्कुल ये गलत है, बहुत लोगों ने डाला है। प्रोवोक करते हैं, वो प्रोवोक करती हैं, और वो प्रोवोक करते समय लाइक्स और शेयर के चक्कर में या पैसा कमाने के चक्कर में ये नहीं समझते हैं कि इसको देखकर एक व्यक्ति जो उत्तेजित हुआ है वो इस पर कहाँ जाकर रिएक्शन करेगा। वो किसी छोटी बच्ची पर करेगा जो सुनसान रास्ते पे जा रही होगी, जिसकी मम्मी ने कहा होगा जाओ दुकान से कोई सामान ले आओ, या कोई ऐसी छात्रा होगी जो कि आपके ट्यूशन पढ़ा के लौट रही है, या कोई ऐसी महिला होगी जो मंदिर गई है। भाई आप देखिए कि इजी एक्सेस है, फोन को लेकर एकदम इजी एक्सेस है। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए में फोन क्लिप ये लोग डाउनलोड करके दे देते हैं और उसका एक्सपेरिमेंटेशन पूरा और पूरा महिलाओं पे हो रहा है। तो आप सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, और सेल्फ डिफेंस, अरे जब तेजाब से अटैक किए जाते हैं तब सेल्फ डिफेंस क्या होता है? और महिला सुरक्षा कानून आने के बाद तो आप देखिए कि महिलाओं को वो सीधे मार देते हैं, वो जिंदा नहीं छोड़ते कि महिला उसको पहचान ले और उसके बाद उसको फांसी दी जाए, वो तो सीधे मार देते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर लेंगे? महिला बेचारी बचेगी तब तो जाके कहीं कहेगी अभी ये लड़की बच गई। इस केस के बाद जो और लोग इस तरीके के बलात्कार के अटेम्प्ट करेंगे वो तो महिलाओं को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। क्या हो रहा है? अभी लखीमपुर में क्या हुआ? दोनों लड़कियां मार के लटका दी गई। और ये कहना, जैसे कि शबनम जी कह रही हैं, तो मैं उसका भी स्पष्टीकरण दे दूं कि गायत्री प्रजापति के लिए जो लड़की पीड़ित बताई गई, उस लड़की ने आकर कहा कि भाई मेरे ऊपर नहीं बलात्कार हुआ, ये साजिश है, मेरे परिवार के ऊपर दबाव है। तो देखिए मेरे और आपके बीच में पिंग पोंग की बॉल ना खेलिए, पासिंग द पार्सल ना करिए, कायदे से बात करिए कि जिम्मेदारी, एक सोशल जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, समाज को भी बदलना है और सरकार को भी मजबूत करना शासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को टाइट करना। जो तायरा आपा ने कहा कि शासन करेगा, कोई और नहीं करेगा। अरे शासन किस लिए होता? सरकार किस लिए बनाई जाती? पिछली कोई सरकार खराब थी तो नई सरकार आई, और नई सरकार आके उससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी तो हम किसके पास जाएंगे? कोई अंत होगा इन सब चीजों का? जवाब दीजिए जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, शिल्पी जी ने जिस बात पे कहा कि उस महिला ने आके मना किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शबनम जी देखिए अभी फिलहाल मैं ये बिल्कुल भी राजनीतिक आपने प्रजापति का नाम लिया, आपने प्रजापति का नाम लिया, मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप लोगों को नहीं देखना चाहती। आपके ऑन एयर अगर कोई गलत तर्क रखा जाए, कंटिन्यू करिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाखों के पीछे किया है। उस महिला ने क्या आपसे बोला या आपकी पार्टी के लोगों से बोला, उससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिकली बोला है, सर्वोपरि है, पब्लिकली बोला है, कुछ भी बोला पे निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जिससे पूरी दुनिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट की क्या बात कर रही है? सुप्रीम कोर्ट देखिए शिल्पी जी, अब आपको न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है तो इसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि आज जो विपक्षी पार्टियां हैं लोकतंत्र को हाशिए पे डालने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियों का तो न्यायालय पे भरोसा खत्म, तो इसमें कोई तर्क नहीं किया। दूसरी बात हमारी जो डॉक्टर सृष्टि जी ने कहा कि उन्हें आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग मिलना चाहिए, मैं उसका पूरा समर्थन देती हूँ। पर साथ साथ ये भी बात जोड़ती हूँ जो तायरा जी ने कहा कि इसके लिए पुरुषों को भी ब्लेम करने की जरूरत है, उन्हें भी सुधारने की, क्योंकि दोनों में से किसी ने गलत नहीं कहा। हम एक तरफा नहीं देख सकते कि नहीं केवल पुरुषों को बदला जाए, महिलाओं को और सशक्त करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत तमाम स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थानों में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है। और साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर इस बात को कहते रहे, लाल किले से भाषण में भी कहा
कि आप बेटियों से तो पूछते हो कि कब घर लौट रहे हो, लेकिन बेटों से नहीं। तो निश्चित तौर पे ये समाज का भी दायित्व है कि अपने बेटों पे भी लगाम लगाएं। जो जिस तरीके से आज मनचले बच्चे अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो इसमें समाज का दायित्व है ही। लेकिन अगर शासन प्रशासन की भी बात करते हैं तो शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। जहां पे अगर प्रशासन ने कोई लचर अपनी व्यवस्था दिखाई है वहां पर उन पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस केस में भी आपने देखा कि शबनम जी देखिए फिर अब वही बात कर रही हूँ और मैं बार बार वही बात कह रही हूँ। शबनम जी रुक जाइए प्लीज, मेरी बात सुनिए। देखिए कार्रवाई की इसको ये देखिए कहीं शबनम जी जो मामले मीडिया में आ रहे हैं आप उनका संज्ञान ले रही हैं वो ठीक बात है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे यही तो सवाल पूछ रही हूँ, क्या अब हर कोई पीड़ित जो भी पीड़ित होगा क्या वो मीडिया के पास आएगा? प्रशासन उनकी नहीं सुनेंगे, प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। जब वो मीडिया में आता है हम खबर चलाते हैं, हम उस पर डिबेट करते हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। इस मामले में डीसीपी प्राची सिंह ने संज्ञान लिया है पहले ही और उन्होंने अपने अधिकारियों पे कार्रवाई की और साथ साथ जो आरोपी है उसको पकड़ा भी है। अगर कहीं इसके बावजूद लापरवाही होती है तो ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये सरकार जीरो टॉलरेंस पे, क्योंकि पहली गलती जो अधिकारियों ने किया, पुलिस अधिकारियों ने, कि जीरो एफआईआर की नीति हमारे प्रदेश और देश में है, उसका उन्होंने कहीं ना कहीं उसको हाशिए पे रखा था और इसीलिए उन्हें सस्पेंड किया गया है और उनपे विभागीय कार्रवाई होगी। अगर नहीं कार्रवाई हुई होती तो निश्चित तौर पे मैं डिफेंड नहीं करती, क्योंकि महिला और बेटी का केस है। महिला और बेटी के मामले में संवेदनशील होते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बीइंग अ वुमन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप आज रात 12 बजे के खुली सड़कों पर घूमने के लिए आपको लगता है कि सेफ है? आप घूम सकती हैं? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। देखिए ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं लगातार 12 बजे आप कहती हैं, मैं 1:30 बजे भी केसेस में थाने और हॉस्पिटल जाती रही हूँ और जाती हूँ, और आज से नहीं, मैं लगातार जाती हूँ। लेकिन केवल मेरे जाने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इस बात को सार्वजनिक तौर पे कह रही हूँ कि अगर बेटियों के साथ कोई अपराध होता है, देखिए विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जो जीरो अपराध की श्रेणी में आता है। जीरो अपराध की श्रेणी में विश्व का बड़े से बड़े देश भी नहीं आते, लेकिन अपराध होने के बावजूद कार्रवाई ना हो या अपराध पे लगाम ना लगे तो तब चिंता की बात है। पर आप लगातार देख रही हैं अखबारों से लेके मीडिया की सुर्खियां बनी है। और देखिए हमारी सरकार ने आते रेप के लिए, माइनर पे रेप हो उसके लिए एक कड़ा कानून बनाया, तमाम कानून बनाया। लेकिन अगर रेप होता है और उसके बाद संरक्षण दे कि हम मंच पे लेके जाएं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट को हम दत्ता बता दें, कोई एजेंसी कोई कार्रवाई करे चोर बदमाश और भ्रष्टाचारियों पे तो कह दो एजेंसी गलत है। तो ये नीति, और उसके बाद भी इनके सांसद भक्त जी कहते हैं हिजाब महिला नहीं पहनेंगी तो आवारा हो जाएंगी। ठीक है शबनम, तो इस तरह के सोच रखने वाले लोग जो कि महिलाओं के कपड़े पे, उनके बोलने चालने पे, उनकी शादी का उम्र अगर बढ़ा दिया जाए तो आवारा हो, इस तरह के जो तर्क है ना वो उन लड़कों को कहीं ना कहीं उनका मनोबल तेज करता है, मजबूत करता है। अगर कह दो लड़कों से गलती हो गई तो लड़कों का तो हो ही जाती है, इस तरह का नेताजी ने बयान दिया। तो ये कहीं ना कहीं लड़कों का मनोबल बढ़ाता है और हमें ऐसे बयान पे, चाहे वो किसी पार्टी के हो, बयान पे लगाम लगाने की जरूरत है। ठीक है शबनम जी, देखना होगा कि सरकार कितना लगाम लगा पाती है और आपका प्रशासन आखिर कब तक सुधरेगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और पीड़ित परिवार वहां पर दर दर भटकते रहते हैं। लेकिन फिलहाल आप जैसे कह रही हैं कि नहीं पहले से ही संज्ञान ले लिया जाता है, वैसे मामले देखने को मिलते नहीं। मैंने भी हाल ही में आपको एक कॉलर जुड़े थे, उनका भी मामला बताया कि किस तरीके से प्रशासन उनके साथ काम कर रहा है, उनका सहयोग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं और कोशिश यही करिए कि आपका प्रशासन आपकी बातें सुने। खैर फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राजपथ में आज हम बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। राजधानी लखनऊ से ही 2 मामले सामने आए। राजधानी लखनऊ जहां पर जो कि राजधानी है, जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं निवास करते हैं, वहां पर ऐसी 2 घटनाएं सामने आई जो कि काफी शर्मनाक है। एक तरफ जहां महिला सुरक्षा को लेकर दावे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर वही दावे खोखले साबित होते हैं। राजपथ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।